साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के पाठचर्या की समझ विकसित करेंगे। इससे पूर्व के टॉपिक में हम लोगों ने ECCE के शिक्षा की समझ कि आखिर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ECCE क्या है और इसके द्वारा क्या लाभ है, किस प्रकार से बच्चों को के मानसिक शारीरिक संवेगात्मक सामाजिक विकास यानी कि सर्वांगीण विकास किया जाता है। अब है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि जन्म से लेकर 8 वर्ष के बच्चों में पाठचर्या की समझ किस प्रकार से विकसित करेंगे। हम एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे जिससे कि बच्चे में सर्वांगीण विकास होगा, बच्चे खुशी खुशी हर्षित होकर के और सीखेंगे, अधिगम प्राप्त करेंगे। आइए देखें। सबसे पहले हम लोग ये जानिए कि आखिर पाठचर्या है क्या। क्योंकि टॉपिक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहां पर है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE के पाठचर्या की समझ। हम लोग पिछले क्लास में ECCE के फुल फॉर्म को देखे थे कि अर्ली चाइल्डहुड है ना केयर एंड एजुकेशन। इसी से बना है ECCE यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो इसके अंतर्गत पहले टॉपिक में हम लोगों ने इसके समझ के बारे में देखा था। अब है कि पाठचर्या की समझ यानी कि किस प्रकार से पाठचर्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पाठचर्या है क्या, है ना। पाठचर्या क्या है। तो हम सभी शिक्षक विद्यालय पहुंचते हैं। विद्यालय पहुंचने के बाद जो भी विद्यालय के अंतर्गत गतिविधियां होती है, चाहे वो चेतना सत्र साफ सफाई से प्रारंभ करते हैं, चेतना सत्र का आगाज होता है, फिर चेतना सत्र के बाद घंटी लगती है, बच्चे क्लास में जाते हैं, हम शिक्षक शिक्षण का कार्य करते हैं, बच्चे सीखने का कार्य करते हैं। और उस दौरान चाहे वो खेल गतिविधि हो या फिर तरह तरह के गतिविधियों के माध्यम से सीखे या फिर श्यामपट्ट और चौक के माध्यम से सीखे, किताब से वो सीखे, कहानी सुन करके प्रेरित हो। इसके बाद फिर मध्याह्न भोजन यानी मध्यांतर होता है, टिफिन होता है, बच्चे भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर घंटी लगती है, खेलते हैं, खेल गतिविधि होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं। जो भी काम होता है छुट्टी से पहले तक बच्चे विद्यालय में जो भी कार्य करते हैं, सारा कार्य किसके अंतर्गत आता है? पाठचर्या के अंतर्गत आता है। और आज हम लोग इसी पाठचर्या पर केंद्रित टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि पाठचर्या किस प्रकार से निर्माण हो। हम एक शिक्षक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, बच्चे हर तरह से परिपूर्ण हो जाएं। तो आज हम लोग इसी बिंदु पर, इसी टॉपिक पर पाठचर्या के ही इर्द गिर्द आज का क्लास होने जा रहा है। तो पहला प्रश्न है कि बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्ष निर्णायक वर्ष होते हैं। हम लोग
कोई साथी कमेंट किए थे कि ईसीसी के अंतर्गत जन्म से 6 वर्ष की आयु को लिया जाता है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी के अंतर्गत बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर 8 वर्ष के आयु को का अध्ययन का देखभाल, चाहे वो शारीरिक विकास के क्रम में हो या मानसिक विकास के क्रम में हो या फिर सामाजिक संवेगात्मक यानी सर्वांगीण विकास हो, ये हम लोग इसके अंतर्गत जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक ही हम लोग अध्ययन करते हैं। अब है कि बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्ष निर्णायक वर्ष होते हैं, जिन्हें निम्न में से किसकी वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? शरीर की वृद्धि, मस्तिष्क की वृद्धि या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा मस्तिष्क। इसलिए होगा कि पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे कि बच्चे की आयु जब 5 वर्ष की हो जाती है तो इसके मस्तिष्क में 10 संख्य या ट्रिलियंस न्यूरॉन होता है, और यह न्यूरॉन का अगर हम लोग बच्चे का सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो उस स्थिति में वह न्यूरॉन क्या होता है? मर जाता है, और न्यूरॉन मर जाने के बाद उसका मानसिक विकास बच्चे का सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए ये देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने क्या लिखा कि बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्ष काफी निर्णायक होते हैं, और इस क्रम में एक अभिभावक, एक शिक्षक को बिल्कुल संवेदनशील होकर के, गंभीर होकर के, बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, और जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा तभी हम लोग एक शिक्षित स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए हमारा ये कर्तव्य होता है कि स्वस्थ शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करें। आइए आगे देखते हैं कि ईसीसीई की अवस्था में, ईसीसी की अवस्था जैसे ही कहा जाए समझ जाइए 0 से 8 वर्ष की बात हो रही है। बच्चे के निम्न में से किनके निर्माण की नींव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? सामाजिक मूल्यों, व्यक्तिगत आदतों, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। यानी कि 0 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं, ईसीसी की अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की जो अवस्था निर्धारित की गई है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, इस अवस्था में बच्चे सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं, व्यक्तिगत आदतों को सीखते हैं। व्यक्तिगत आदत में हाथ धोना, साफ सफाई के प्रति सजग होना, साफ कपड़ा पहनना, शौच के बाद हाथ को साबुन से धोना, भोजन से पूर्व हाथ को साबुन से धोना, और व्यक्तिगत आदत यानी साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जाता है। सामाजिक मूल्य को भी सीखता है कि बच्चे किस तरह से कतारबद्ध हो जाएं, एक दूसरे के भावना का सम्मान करना, आदर करना, इन सारे मूल्यों की जो है निर्माण की नींव यहां पर पड़ता है। इसलिए ये अवस्था काफी महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में बच्चे
अपने चारों ओर के लोगों के और संसार के प्रति उनके रंगों, आकृतियों, ध्वनियों, आकारों के प्रति मुग्ध और जिज्ञासु होते हैं, जानने के इच्छुक होते हैं। रंग, आकृति, ध्वनि यानी आवाज, आकारों के प्रति वो जानने के इच्छुक होते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था, युवावस्था, जीवन के पहले 8 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो जीवन के पहले 8 वर्ष की अवस्था में बच्चे अपने चारों ओर के लोगों के, यानी हमारे बच्चे के पड़ोस में कौन है, माता पिता, घर के सदस्य और पड़ोसी। वो अगर विद्यालय जाता है तो उसके सहपाठी, शिक्षक, विद्यालय के और छात्र छात्रा और संसार के प्रति उनके रंगों, रंग, कलर कौन सा है, आकृति, ध्वनि, ये टीचर का आवाज है या कुत्ता का आवाज है, मैना का आवाज है, गाय का आवाज है, ये सब बच्चा समझने लगता है। आकारों के प्रति मुग्ध और जिज्ञासु होने लगते हैं। आगे है कि बच्चे को मारपीट और मानसिक प्रताड़ना देकर अनुशासित नहीं किया जा सकता है। अमूमन देखते हैं एक शिक्षक या अभिभावक बच्चे को क्या करते हैं, मार बैठते हैं, डांट देते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और प्रताड़ित करके वो चाहते हैं कि बच्चा क्या हो, अनुशासित हो, जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। तो बच्चे को आखिर अनुशासित करने के लिए निम्न में से क्या ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होते हैं? बच्चे को किस प्रकार से अनुशासित किया जा सकता है? पहला कंडीशन आया कि नहीं, मारपीट नहीं करना है, मानसिक प्रताड़ना भी नहीं देना है, यानी डांटना उठना नहीं है, धमकाना नहीं है, डराना नहीं है। तो आखिर क्या करना है जिससे बच्चे क्या होंगे, अनुशासित होंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा, प्यार देना होगा, सहानुभूति देना होगा, संवेदनशीलता दिखाना होगा, या उपरोक्त तीनों? तो देखिए यहां आंसर होगा उपरोक्त तीनों। अगर हम बच्चे को प्यार देते हैं, बच्चे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, बच्चे के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो बच्चे क्या होंगे, अनुशासित होंगे। और बच्चे को अनुशासित रखने के लिए हमें बच्चे को प्यार देना है, बच्चे के प्रति सहानुभूति रखना है, बच्चे के प्रति हमें संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। आगे है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। आइए देखते हैं कि ईसीसी का जो पाठचर्या की समझ टॉपिक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूं, कारण हम सभी शिक्षक मिनिमम 8 वर्ष के शिक्षण अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। हमें कुछ सीखने की आवश्यकता और सिखाने की आवश्यकता खास करके इस क्षेत्र में नहीं है। तो है क्या, एक रिवीजन कराना है, क्योंकि ये काम हम विद्यालय में हर दिन करते हैं, इस चीज से हम लोग हर दिन वाकिफ होते हैं। थोड़ा सा सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता है, जो हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कराने जा रहे हैं। तो जीवन के पहला जो देखिए पॉइंट है, क्या वो सही है? जीवन के प्रारंभिक 8 वर्ष बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए कि इन वर्षों में विकास बहुत तेजी से होता है ना, खास करके मानसिक रूप से, क्योंकि मस्तिष्क में 5 वर्ष की अवस्था में 10 ट्रिलियन 10 संख्य न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका होता है, और इसी तंत्रिका कोशिका से मिलकर के तंत्रिका उत्तक बनता है, और तंत्रिका उत्तक के मिलने से तंत्रिका तंत्र बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। और यही तंत्रिका तंत्र क्या करता है, आवेगों को ग्रहण करता है, उद्दीपनों को ग्रहण करता है, और शरीर का मनोगत्यात्मक विकास
संभव होता है, स्थूल गतिक अवस्था या सूक्ष्म गतिक अवस्था। और इस तरह से बच्चे में क्या होता है, धीरे धीरे करके अधिगम की ओर बढ़ने लगता है, सीखने की ओर बढ़ने लगता है, हर तरह से, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो या फिर लिखने पढ़ने से संबंधित हो। बच्चे का विकास और सीखना इस तरह होना चाहिए कि बच्चे को बोझिल ना लगे, यानी शिक्षा बोझ ना लगे। अत्यधिक दबाव बच्चे को कुंठित करता है। अगर बच्चे पर बहुत दबाव डालते हैं तो बच्चा क्या होता है, बच्चा में संकीर्णता आ जाती है, बच्चे कुंठित हो जाते हैं, कुंठा भाव से ग्रसित हो जाते हैं तथा अवसर उपलब्ध न होने से उसके सीखने की गति क्या होती है, बाधित हो जाती है, उसमें अवरोध पैदा हो जाता है। यानी उपरोक्त तीनों, कहने का मतलब हुआ कि क्या उपरोक्त तीनों कथन सत्य है या कोई एक है, तो सही जवाब होगा तीनों कथन सत्य है। और वो सत्य क्या क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जीवन के प्रारंभिक 8 वर्ष बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए कि इन वर्षों में विकास बहुत क्या होता है, तेजी से होता है। बच्चे का विकास और सीखना इस तरह होना चाहिए कि बच्चे को बोझिल न लगे, शिक्षा बोझ न लगे, शिक्षा भारी न लगे, वो पढ़ाई से भागना शुरू न कर दे, ये नहीं होना चाहिए। अत्यधिक दबाव बच्चे को कुंठित करता है, क्या करता है, कुंठा भाव से ग्रसित कर देता है तथा अवसर उपलब्ध न होने से उसके सीखने की गति में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात बाधित होती है। इसलिए यहां पर तीनों कथन जो है वो सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रभावी शिक्षण निम्न में से कौन सा माना जाता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल हमको लगता है कि हर क्लास में लगभग आ ही रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हमेशा याद रखेंगे और बिल्कुल आसान भी है। अभी जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, किसको केंद्र में रख करके, बच्चे को केंद्र में रख करके, विद्यार्थी को केंद्र में रख करके बात कर रहे हैं। यहाँ शिक्षक को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, बच्चे के माता पिता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, समाज को नहीं रखा जा रहा है, विद्यालय को नहीं रखा जा रहा है। तो बच्चे के लिए एक अभिभावक को, एक शिक्षक को किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए, कहने का मतलब कैसा पाठचर्या हो, ताकि बच्चे क्या करें, बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकें। तो यहां पर प्रभावी शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे को केंद्र में रख करके, है ना, बच्चे को केंद्र में रख करके क्या करना है, शिक्षण का कार्य करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बराबर पूछा जाने वाला है। चलिए आगे देखते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात 3 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, देखिए यहां पर बात आ रही है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि 3 से 6 वर्ष यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, ये हमारे विद्यालय के बच्चे नहीं हैं। तो यहां ये कहां के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी और जो प्ले स्कूल, उसके बच्चे हैं। यानी कि प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से प्रारंभ होता है, 6 वर्ष पूरा होने के बाद, है ना। यानी उससे पहले, 6 वर्ष से पहले बच्चा कहाँ रहता है,
हमारे विद्यालय में आने से पहले बच्चा कहाँ रहता है? आंगनबाड़ी में, बालवाड़ी में, या फिर कोई प्ले स्कूल, बचपन स्कूल में होता है। तो 3 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए? हम क्या करें जो बच्चे का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो, सार्वभौमिक तथा समतावादी, आनंददायी वातावरण हो, समावेशित हो, है ना, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। सीखने का अवसर सबको मिले, यानी कि उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों की सर्वांगीण विकास अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए सार्वभौमिक, समतावादी, सबको समान रूप से देखिए, कोई लिंग भेद, जाति भेद, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, रंग के आधार पर, चेहरा के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर भेदभाव बिना किए हुए आनंददायी कक्ष, समावेशित और सीखने का अवसर उसको समान रूप से अगर देते हैं तो वो सर्वांगीण विकास होगा। और एक बात मैं यहाँ पर चर्चा कर देना चाहता हूँ कि ये जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, बालवाड़ी के बच्चे हैं, क्रेंच वाला जो बच्चा है, या फिर प्ले स्कूल का जो बच्चा है, ये सब जो भी बच्चे हैं, यहाँ खेल गतिविधि जो होता है विभिन्न प्रकार के, इस खेल का बहुत बड़ा इस पर प्रभाव पड़ता है और बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। खेल खेल के माध्यम से जब बच्चे सीखते हैं तो बच्चे का हर प्रकार का विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मनोगत्यात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, यानी कि सर्वांगीण विकास होता है। उसमें सामाजिकता आता है, समाजीकरण जो बच्चे का होता है, और औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने की ओर जो बच्चे बढ़ते हैं उसमें खेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पाठचर्या निम्न में से कौन सा लक्ष्य को संबोधित करता है? आखिर हम लोग पाठचर्या को केंद्र में रख करके इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो पाठचर्या निम्न में से कौन सा लक्ष्य को संबोधित करती है? संप्रेषण हेतु मुख्य कौशल या संकल्पनाएं, बच्चे में संप्रेषण करने का, एक्सप्रेस करने का, अपनी बातों को रखने का वो कौशल विकसित होता है क्या? शिक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली शिक्षण प्रक्रियाएं, कि शिक्षक कौन सी शिक्षण प्रक्रिया को अनुसरण करे, कौन सी प्रक्रिया को अपनावे ताकि बच्चे का अधिगम सही तरीके से संभव हो सके। या फिर वर्ष के अंत में बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आरंभिक सीखने के प्रतिफल, यानी उसकी जांच, या फिर उपरोक्त तीनों? आंसर होगा उपरोक्त तीनों, क्योंकि पाठचर्या का जो लक्ष्य है वो ये उपरोक्त तीनों है। क्या क्या है? संप्रेषण हेतु मुख्य कौशल या संकल्पनाएं विकसित करना, शिक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली शिक्षण प्रक्रियाएं, वर्ष के अंत में बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आरंभिक सीखने के प्रतिफल, यानी उपरोक्त तीनों सही जवाब होगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत मौजूदा पाठचर्या की रूपरेखा तय करते हैं? जो अभी वर्तमान में पाठचर्या है, जो हम लोग करते जा रहे हैं, अपने विद्यालय के अधीन स्कूल पहुंचते हैं और फिर स्कूल आने से पूर्व जो भी करते हैं, उसका मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? सीखना सतत होता है, सीखना लगातार होता है। देखिए, बच्चे जन्म से लेकर के आजीवन मरण तक व्यक्ति सीखता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हर उम्र में बच्चे या व्यक्ति सीखते हैं। हर बच्चा अलग होता है और वह अपनी गति से ही बढ़ता और सीखता और विकसित होता है।
सही बात है कि हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे का जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सीखने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक को ये जानना बिल्कुल आवश्यक है कि बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं। सभी बच्चे एक समान नहीं हो सकते हैं। इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें उससे और आगे बढ़ाने का जरूरत है। शिक्षण प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सीखने और विकास का आधार खेल एवं गतिविधियां हैं। अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर बच्चों में अधिगम लाना है, सिखाना है, या फिर उसका बौद्धिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, तो उसका आधार क्या है? खेल और गतिविधियां हैं। बच्चों के सीखने के लिए बड़ों के साथ प्रतिक्रियात्मक और सहयोगी अंतःक्रिया अनिवार्य है। बच्चे सीखेंगे तभी जब बड़ों के साथ वह क्या करेगा? अंतःक्रिया करेगा, उससे जुड़ेगा भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से, तभी बच्चे सीख पाएंगे। यानी उपरोक्त सभी, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, है ना। कारण सीखना सतत होता है। हर बच्चा अलग होता है और वह अपनी गति से ही बढ़ता, सीखता और विकसित होता है। सीखने और विकास का आधार क्या है? खेल एवं गतिविधियां हैं। बच्चों के सीखने के लिए बड़ों के साथ प्रतिक्रियात्मक और सहयोगी अंतःक्रिया अनिवार्य है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि एक अच्छे पूर्व प्राथमिक विद्यालयी कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से क्या किया जाता है? बच्चे हमारे पास आने से पहले 3 से 6 वर्ष की बात हो रही है कि क्या किया जाता है? बच्चों की विभिन्न क्षमताओं और विकास की अपनी गति का ध्यान रखा जाता है। सभी बच्चों का उनकी क्षमताओं के साथ शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और बौद्धिक विकास हो सके, इसके लिए कार्य किया जाता है। या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। यानी कि एक अच्छे पूर्व प्राथमिक विद्यालयी कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की विभिन्न क्षमताओं और विकास की अपनी गति का ध्यान रखा जाता है। सभी बच्चों का उनकी क्षमताओं के साथ शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक, बौद्धिक विकास हो सके, इसके लिए प्रयास किया जाता है। यानी आंसर होगा ए और बी दोनों, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं कि पाठचर्या विकास निम्न में से किन समुचित प्रक्रिया का पालन करती है? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग ईसीसीई के पाठचर्या की समझ, यानी पाठचर्या को केंद्र में रख करके इस टॉपिक को तैयार किया गया है। तो उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है कि पाठचर्या विकास निम्न में से किन समुचित प्रक्रिया का पालन करती है? बच्चों के द्वारा अधिकतम सीखने और उनके विकास में मदद करने के लिए उनकी अवस्था और संदर्भ के उपयुक्त हों। विकास के भिन्न भिन्न चरणों में बच्चों की आवश्यकताओं को आरंभिक वर्षों में ही समुचित उत्प्रेरणा देने के अवसर प्रदान किए जाएं। उत्प्रेरणा कहिए या सिर्फ प्रेरणा कहिए, मोटिवेशन, तथा संबोधित करने वाली अनेक शिक्षण शैलियों का उपयोग किया जाए। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। कहने का मतलब है कि पाठचर्या विकास की जो प्रक्रिया है वो है कि बच्चों के द्वारा अधिकतम सीखने, बच्चों को अधिकतम सीखने के लिए उसको कार्य करके देखने के लिए प्रेरित करना होगा। उसके लिए समावेशी वातावरण निर्माण करना होगा। बच्चे बिना भय
के शिक्षक से वार्तालाप करें, इसकी व्यवस्था करनी होगी। उनके विकास में मदद करने के लिए उनकी अवस्था और संदर्भ के उपयुक्त हो। विकास के भिन्न भिन्न चरणों में बच्चों की आवश्यकताओं को आरंभिक वर्षों में ही समुचित प्रेरणा देने के अवसर प्रदान किए जाएं तथा संबोधित करने वाली अनेक शिक्षण शैलियों का उपयोग किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चे की आयु 3 से 6 वर्ष, हमारे विद्यालय में आने से पूर्व की बात हो रही है। तो इसके लिए खेल एवं गतिविधियां निम्न में से कौन सा अवसर बच्चों को प्रदान करती है? हमने पूर्व में ही कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे जब आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, प्ले स्कूल में जब होता है तो उसको सिखाने के लिए खेल और जो गतिविधि है, नाचना कूदना, करके देखना, खेल के सीखना, खेल खेल में सीखना, यही इसका आधार है। तो ये जब हम करवाते हैं, खेल हो या गतिविधि हो, एक्टिविटीज हो, तो बच्चों को उससे कौन सा अवसर प्राप्त होता है, बच्चे को क्या मिलता है? तो बच्चे को खोजबीन करने, प्रयोग करने, परिवेश को अपने अनुसार ढालने या उपरोक्त सभी अवसर प्रदान होते हैं। बिल्कुल सही है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए खेल एवं गतिविधियां बच्चे को खोजबीन करने का अवसर प्रदान करती है, प्रयोग करने का अवसर प्रदान करती है, परिवेश को अपने अनुसार ढालने का अवसर प्रदान करती है। चलिए आगे है कि बच्चे अपने अभिभावकों, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची जो भी हैं, परिवार, शिक्षक व समाज के साथ अपने संबंधों के द्वारा निम्न में से क्या सीखते हैं? आखिर बच्चे भी तो सामाजिक प्राणी हैं। बच्चे भी अपने अभिभावक के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, शिक्षक के साथ रहते हैं, तो वो उससे सीखते क्या क्या है? सुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास, कौतूहल और संवाद करने की क्षमता, या उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। कि बच्चे अपने अभिभावक, परिवार, शिक्षक और समाज के साथ जब रहते हैं तो जो उनके साथ एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन से वह सुरक्षा की भावना सीखता है कि हम अगर अपने शिक्षक के साथ हैं, अपने अभिभावक के साथ हैं, अपने परिवार के अगर साथ हैं तो हम सुरक्षित हैं। आत्मविश्वास उसका बढ़ता है, कौतूहल और संवाद करने की क्षमता का विकास होता है, वह अपनी भावना को वो रखता है और आपकी भावना को से भी वो अवगत होता है। यानी कि आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन है भाई? सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन हैं। जैसे विकलांग है, विकलांग बच्चे चाहे वो पैर से हो, हाथ से हो, कान से हो, आंख से हो, या फिर शोषित वंचित वर्ग के बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, दलित वर्ग के बच्चे हैं, महादलित वर्ग के बच्चे हैं, जहां शिक्षा से वो कोसों दूर है, शिक्षा के महत्व को वो नहीं समझ रहे हैं। आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी शिक्षा रूपी प्रकाश उस परिवार में नहीं है। आज भी वो अंधकार में ही है और शिक्षा रूपी अंधकार से वो ग्रसित है, शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहा है। वैसे बच्चे को हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत रखेंगे। को व्यक्तिगत रूप से निर्देश मिलने से निम्न में से क्या विकसित किया जा सकता है? अगर उसको व्यक्तिगत रूप से कैटेगराइज कर दें, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और हम लोग जब शिक्षण कार्य करते हैं,
विद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे समक्ष होता है। क्योंकि सभी बच्चे की पृष्ठभूमि, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, सामाजिक पृष्ठभूमि जो होती है, वो अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, तो कुछ परिवार का जो पृष्ठभूमि होता है उससे बच्चे अलग थलग पड़ जाते हैं, तो कुछ समाज का जो पृष्ठभूमि होता है उससे बच्चा अलग थलग पड़ जाता है। तो उस स्थिति में एक शिक्षक क्या करते हैं, उसको व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि सबका समस्या अलग अलग है, तो उस स्थिति में व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिया जाता है। तो उससे बच्चे में क्या विकसित होता है, अपेक्षित कौशल, व्यवहार के तौर तरीके, अवधारणाएं या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कारण व्यक्तिगत रूप से जब निर्देश दिया जाता है तो बच्चे में अपेक्षित कौशल का विकास होता है, व्यवहार करने के तौर तरीके बदल जाते हैं और बच्चे की अवधारणाओं में परिवर्तन आता है। इसलिए आंसर होगा डी नंबर। आगे देखिए कि समाजीकरण पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष, हमेशा याद रखेंगे। समाजीकरण पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, एम है, एम्बिशन है। इसे प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? क्योंकि समाजीकरण का मतलब क्या हो, बच्चों में सीखने का गुण, लिखने का गुण, पढ़ने का गुण, वो परिवेश के विषय में जाने, आकार के बारे में जाने, आकृति के बारे में जाने, रंग से परिचित हो, अच्छा और बुरा की तुलना करे, बड़ा और छोटा की तुलना करे, कौन सा आकार बड़ा है, कौन सा छोटा है, अपने परिवेश में जो भी चीजें हैं उसके विषय में जाने। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को खेलने का अवसर प्रदान करना चाहिए, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के संवादों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसके लिए समाजीकरण के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत समाजीकरण के लिए बच्चों को खेलने का अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, क्योंकि खेल और गतिविधियां ही इसका शिक्षण का आधार है, समाजीकरण का आधार है। सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी देना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें क्या हो, खुल करके काम कर करके, अपने साथियों से बात करके, अपने साथियों से अनुभव ग्रहण करके वो क्या करे, सीखे। भिन्न भिन्न प्रकार के संवादों में भाग लेने का अवसर जब मिलता है तो वह अपनी बात को, अपनी व्यथा को, अपनी भावना को, अपना हर्ष को प्रकट करता है और इससे उसको अनुभव मिलता है ना। बच्चे खुश हो करके, प्रेरित हो करके सीखने का काम करते हैं, इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष हमारे विद्यालय में आने से पूर्व जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में अंतर्निहित संभावनाओं के समुचित विकास को सुगम बनाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों में जीवन पर्यंत सीखने की नींव रखना, या फिर उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष वाले आयु वर्ग के जो बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में जो अंतर्निहित संभावनाएं हैं उसका समुचित विकास को सुगम बनाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों में जीवन पर्यंत सीखने की नींव रखना, बुनियाद खड़ा कर देना कि बच्चा जीवन पर्यंत यानी आजीवन वो सीखते रहे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जो जितना प्रयास करेंगे वो सीखते चले जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र है उसमें वह क्या होगा,
गुणोत्तर वृद्धि उसमें होते जाएगा और वह आगे बढ़ते चला जाएगा। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं कि आरंभिक पाठचर्या के लक्ष्य निम्न में से कौन सा है। आरंभिक पाठचर्या के लक्ष्य कौन से हैं। आखिर पाठचर्या को केंद्र में रख कर के इस टॉपिक को बनाया गया है। तो आरंभिक जो पाठचर्या है उसका लक्ष्य क्या है, कैसा होना चाहिए पाठचर्या, ताकि और उसका कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है। तो बच्चों के सामाजिक, भावात्मक और शारीरिक गत्यात्मक विकास, बच्चों में भाषा और साक्षरता कौशलों का विकास, बच्चों के संज्ञानात्मक, क्या है, संज्ञानात्मक विकास, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। आरंभिक पाठचर्या के लक्ष्य जो हैं वो क्या क्या हैं, तो बच्चों के सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक और गत्यात्मक विकास हो, बच्चों में भाषा और साक्षरता कौशलों का विकास हो, यानी वो भाषा के माध्यम से अपनी भावना, अपने भाव को दूसरों के समक्ष प्रकट करे और दूसरे के भाव को वो समझने में सक्षम हो जाए, और साक्षरता कौशलों का विकास, यानी धीरे धीरे वो साक्षर हो जाए, अक्षर का ज्ञान उसको हो जाए, नाम लिखने लगे, वर्णमाला का ज्ञान हो जाए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, यानी संज्ञानात्मक विकास लिखने, पढ़ने, सुनने, समझने से संबंधित विकास हो। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना, बच्चे का अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, कारण स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और खुशहाली को बनाए रखना, जब बच्चे खुश होंगे, जब बच्चे प्रसन्न होंगे, तभी बच्चे से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छे प्रकार से वो समाजीकरण हो रहा है, अधिगम को प्राप्त कर रहा है, यानी सीख रहा है। आगे है कि बच्चों में सामाजिक, भावात्मक, क्या बात हो रही है, सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक, गत्यात्मक विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। नियोजित खेल, रचनात्मक गतिविधि, या अनुभव, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए, बच्चे का अगर सामाजिक विकास करना चाहते हैं, भावात्मक विकास करना चाहते हैं, शारीरिक विकास करना चाहते हैं, गत्यात्मक विकास करना चाहते हैं। गत्यात्मक विकास को हम लोग पिछले टॉपिक में भी, पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह हाथ पैर चलाना शुरू करता है, उलटना पुलटना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे वह बैठना प्रारंभ करता है, फिर वह खड़ा होना प्रारंभ करता है, चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, उछलने कूदने लगता है, छलांग मारना शुरू कर देता है। तो वो हुआ गत्यात्मक विकास। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो नियोजित खेल जरूरी है, रचनात्मक गतिविधि जरूरी है, और इस सब से जो अनुभव मिलता है वो जरूरी है, यानी आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं कि बच्चों में भाषा और साक्षरता कौशलों के विकास के लिए क्या क्या है, भाषा और साक्षरता कौशल, है ना, के विकास के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। तो स्वयं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने का अवसर बच्चों को देना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ संप्रेषण करने के लिए बच्चे को वयस्कों और अन्य बच्चों के साथ पारस्परिक क्रिया करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सही आंसर होगा ए और बी दोनों। कारण स्वयं अगर बच्चा अपने से रचनात्मक रूप से व्यक्त करने का अवसर अगर उसको प्रदान करना है, रचनात्मक रूप से यानी अपने से वो करके देखे, आत्मविश्वास के साथ अगर वो संप्रेषित करता है, कोई भी बात को एक्सप्रेस करता है, और बच्चों संप्रेषण के लिए बच्चों को वयस्कों के साथ या अन्य बच्चों के साथ, अन्य अपने साथियों के साथ
अगर पारस्परिक क्रिया करने का अगर उसको अवसर मिलता है तो बच्चे का क्या होगा, भाषा और साक्षरता कौशलों का विकास संभव हो सकेगा। चलिए आगे है कि जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण निर्देश के साथ अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त होते हैं तो उनमें निम्न में से कौन सा कौशल का विकास होता है। बच्चे उद्देश्यपूर्ण निर्देश के साथ अर्थपूर्ण गतिविधियों में अगर वो संलिप्त है तो बच्चे में कौन सा कौशल विकास होता है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। बच्चे अगर उद्देश्यपूर्ण निर्देश के साथ अर्थपूर्ण गतिविधियों में अगर व्यस्त रहेगा तो बच्चे सुनने के लिए जान जाएगा, बोलना उसको आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा और लिखना आ जाएगा, है ना, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। अब है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब संज्ञान यानी ज्ञान, लिखना, पढ़ना, याद करना, सुनना और समझना, तर्क वितर्क करना, कंपैरिजन करना, तुलनात्मक ये क्षमता का विकास होना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, समस्या समाधान, विवेचनात्मक चिंतन और तर्क से संबंधित कौशल, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और गणितीय सोच, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कारण बच्चों में संज्ञानात्मक अगर विकास करना है तो समस्या का समाधान उसको खुद से करने दीजिए, अपने से उसको करने दीजिए कि 2 + 2 4 होता है, वो अपने से करके देखेगा। 2 आम है और फिर 2 आम और उसमें जोड़ दिए तो 4 आम हो गया। विवेचनात्मक चिंतन और तर्क से संबंधित कौशल का विकास उसमें कर दीजिए। वैज्ञानिक मनोवृत्ति और गणितीय सोच उसमें डेवलप कर दीजिए, तो बच्चे का क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास संभव हो सकेगा। चलिए आगे है कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखने के लिए निम्न में से क्या विकास होता है, क्या करना चाहिए। तो बच्चों के 5 इंद्रियों का विकास होता है, बच्चों की सूक्ष्म तथा स्थूल मांसपेशियों व हड्डियां मजबूत होता है, आँखों एवं हाथों का समन्वय बेहतर तरीके से होता है, या फिर लिखने की योग्यता विकसित होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। कारण बच्चों के अगर अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को हम बनाए रखते हैं तो क्या होता है, बच्चों के 5 इंद्रियों का विकास होता है और ये इंद्रिय ज्ञान से संबंधित होता है, ज्ञान हमें देता है। बच्चों की सूक्ष्म और स्थूल मांसपेशियां यानी स्थूल गतिक अवस्था और सूक्ष्म गति कौशल का विकास होता है, जिससे उंगली चलाते हैं और लिखने, फिगर बनाने, पकड़ने, तोड़ने, मरोड़ने के लिए सीखते हैं और हड्डियां भी इससे मजबूत होता है। आँख और हाथ का समन्वय बेहतर होता है, आँख से जो देखते हैं हाथ से उसको फट से कर डालते हैं। बच्चा लिखने की योग्यता का विकास होता है, इसलिए बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और खुशहाल होना चाहिए, हमेशा उसको खुश रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे है अब है ये अगला प्रश्न है कि बच्चों को असफलता की अपेक्षा सफलताओं के अनुभव के अवसर प्रदान करने से निम्न में से कौन सा भाव प्रदर्शित
करने में मदद करता है। देखिए, बच्चे को ऐसा खेल दीजिए, ऐसा काम दीजिए, बिल्कुल हल्का, जिसमें बच्चे क्या हो, सफल हो जाए। अगर हम कुछ ऐसा करने देते हैं वो असफल हो जाएगा, तब जो है उसमें हीनता का भाव आ जाएगा, कुंठा भाव से ग्रसित हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा असफलता की अपेक्षा सफलताओं का अनुभव करना शुरू कर देगा और ऐसा अवसर हम उसको प्रदान करेंगे, तो बच्चे में क्या, कौन सा भाव प्रदर्शित होता है? बच्चों में नई चीजों को सीखने की रुचि जागृत होती है, नए और दिन प्रतिदिन के कार्यों में वो संलग्न रहना चाहता है, अपनी भावनाओं एवं प्रयासों के प्रति नियमितता का भाव प्रदर्शित करता है, या उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो उपरोक्त सभी होगा। कारण बच्चों को आप असफलता की अपेक्षा सफलता का अनुभव करवाइए, और जब सफलता का अनुभव होगा तो उसमें क्या आएगा, तो बच्चों में नई चीज़ों को सीखने की रुचि जागृत होगी। वो अगर देख लेगा कि ये काम किए और हम सफल हो गए, तो और कुछ आगे करते हैं ताकि और हमें सफलता मिलेगी। नए और दिन प्रतिदिन के कार्यों में वो संलग्न रहना चाहेगा, अपनी भावनाओं एवं प्रयासों के प्रति नियमितता का भाव वो प्रदर्शित करेगा, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। आगे है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में, पूर्व प्राथमिक विद्यालय क्या हुआ, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी जो भी है, बच्चों को रुचिकर और आयु उपयुक्त बाह्य खेल गतिविधियों में भाग लेने के पर्याप्त एवं नियमित अवसर मिलने से बच्चों में क्या विकसित होता है? बच्चे को अगर हम खेलने देते हैं, खेल का पूरा अवसर देते हैं, तो उससे उसको फायदा क्या है, क्या विकास करता है? रचनात्मकता, कल्पनाशीलता, आंखों और हाथों के समन्वयन, या उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जब बच्चे को रुचिकर और आयु उपयुक्त बाह्य खेल देते हैं, उसके उम्र के हिसाब से ही खेलने को का अवसर अगर प्रदान किया जाता है, तो बच्चों में रचनात्मकता का गुण आता है, सृजनात्मकता का गुण आता है। वो सृजन करना शुरू कर देता है, कागज से गुलदस्ता बनाने सीख जाता है, फटा कपड़ा से वो डोरमेट बनाना शुरू कर देता है, डॉल बनाना सीख जाता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है, वो कल्पना करना शुरू कर देता है, और आंखों और हाथों का समन्वयन भी होता है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। चलिए आगे है कि स्वच्छंद खेल गतिविधियां, स्वच्छंद खेल गतिविधियां यानी उन्मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के अगर बच्चों को खेल गतिविधियां की मौका मिले, तो बच्चों में निम्न में से कौन सा अवसर प्रदान की जाएगी? बच्चे में क्या बच्चे को फायदा होगा? तो बच्चों को अपनी रुचि प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, बच्चे को निर्णय लेने का अवसर मिलेगा, दूसरों के अधिकार एवं परिप्रेक्ष्य को समझने का अवसर मिलेगा, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। हम बराबर कह रहे हैं कि खेल के माध्यम से और गतिविधियों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शिक्षण का कार्य संभव है। आधार उसमें खेल और खेल से रिलेटेड गतिविधि है। तो स्वच्छंद खेल गतिविधियां बच्चों में कौन सा अवसर देती है? तो बच्चों को अपनी रुचि प्रदर्शित करने का, निर्णय लेने का और दूसरों के अधिकारों एवं परिप्रेक्ष्य को समझने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं कि बच्चों की रुचियों और प्राथमिकताओं, बच्चों की रुचियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने से बच्चे में कौन सी आदतों का विकास होता है? बच्चों में नियमित रूप से काम करने की आदत बढ़ती है, काम को पूरा करने का भाव का विकास होता है, कार्य संबंधी आदतों का विकास होता है, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। कारण बच्चों की रुचियों और प्राथमिकताओं को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो बच्चे में नियमित रूप से काम करने की आदत बढ़ती है, काम को पूरा करने का भाव का विकास होता है,
कार्य संबंधी आदतों का विकास होता है, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। आगे है कि अगर आप संज्ञानात्मक विकास करना चाहते हैं बच्चे का, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण आयाम निम्न में से कौन सा है? गणितीय सोच, तार्किक चिंतन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। यानी संज्ञानात्मक विकास करने के लिए गणितीय सोच का विकास होना जरूरी है, क्योंकि उसका ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। और फिर तार्किक चिंतन करना भी जो है इसका एक महत्वपूर्ण आयाम है, इसलिए आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए आगे आइए कि सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को शिक्षण विधि में क्या सम्मिलित करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये शिक्षक से रिलेटेड है और एक हम शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग है कि हम क्या करें कि बच्चा ज़्यादा सीखे। सीखने का प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शिक्षक को शिक्षण विधि में क्या सम्मिलित करना चाहिए? खेलने को, अन्वेषण करने यानी खोज करने और समस्या समाधान के लिए गतिविधि, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। कारण सीखने के प्रतिफल अगर प्राप्त करना है तो एक शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में खेल को शामिल करना होगा, अन्वेषण करने को शामिल करना होगा, खोज करने और समस्या समाधान से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं उसका प्रयोग करना होगा, यानी आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसका उद्देश्य क्या है? बाल अनुरूप वातावरण का निर्माण करना, जहां सभी बच्चे अपना महत्व समझें। दूसरा है बच्चों में बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों के लिए मजबूत नींव डालना। पूर्व प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय में सहज पारगमन के लिए तैयार करना, या बच्चों को लगन से सीखने वाला बनाना, या उपरोक्त सभी? देखिए सही जो इसका आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को दी जाती है, उस शिक्षा का जो उद्देश्य है कि बाल अनुरूप वातावरण का निर्माण करना, जहां सभी बच्चे अपना महत्व को समझ सकें। बच्चे में बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, भोजन, स्वच्छता, साफ सफाई, स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों के लिए मजबूत नींव डालना, बच्चों में ये सब आदत डेवलप करना। पूर्व प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय में सहज पारगमन के लिए बच्चे को तैयार करना, बच्चों को लगन से सीखने वाला बनाना, बच्चे को लगनशील बनाना, एकाग्रचित होकर के बच्चे एग्रेसिव होकर के सीखने लगे, ऐसा बनाना, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयी बच्चों की विशेषताएं निम्न में से कौन सा है? पूर्व प्राथमिक विद्यालयी बच्चों यानी 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे अपने परिवेश में रंगों, आकृतियों, ध्वनियों, आकारों और नमूनों के प्रति अत्यंत जिज्ञासु और उत्साही होते हैं। बच्चे अपने स्व की छवि के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं। अपने प्रति बच्चे अपने प्रति आत्मविश्वास पैदा करते हैं तथा बेहतर कार्य कर पाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयी बच्चों की जो विशेषताएं हैं, बच्चे अपने परिवेश में रंगों, आकृतियों, ध्वनियों, आकारों और नमूनों के प्रति
अत्यंत जिज्ञासु और उत्साही होते हैं। सीखने की जिज्ञासा होती है। बच्चे अपने स्व की छवि के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं। बच्चे अपने प्रति आत्मविश्वास पैदा करते हैं तथा बेहतर कार्य कर पाते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि पूर्व प्राथमिक पाठचर्या। पूर्व प्राथमिक पाठचर्या का मतलब हुआ आंगनबाड़ी बालवाड़ी, यानी जहाँ की 3 से 6 वर्ष के बच्चे जाते हैं, उसका जो पाठचर्या है उसके मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? सीखना सतत और संचय होता है। हर बच्चा अलग होता है, वह अपनी गति से ही बढ़ता और सीखता और विकसित होता है। बच्चों के सीखने के लिए बड़ों के साथ प्रतिक्रियात्मक और सहयोग अंतःक्रिया, जिसको संवाद, अनिवार्य है। अनुभवजन्य अधिगम के लिए परिवेश निर्मित करने से बच्चे सीखते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। कारण पूर्व प्राथमिक पाठचर्या का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है ये चारों है। सीखना सतत और संचय होता है, हर बच्चा अलग होता है और वह अपनी गति से ही बढ़ता है, सीखता है और विकसित होता है। इस बात की चर्चा हमने पूर्व में भी किया कि बच्चे सब अलग अलग सीखते हैं, सबका अलग अलग पृष्ठभूमि होता है, सबका अलग अलग शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, मानसिक वृद्धि होता है, मानसिक सोच उसका होता है। इसलिए सभी बच्चे अलग अलग सीखते हैं। बच्चों के सीखने के लिए बड़ों के साथ प्रतिक्रियात्मक और सहयोग अंतःक्रिया यानी संवाद होना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे भी एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज से वो बहुत कुछ लेता है, समाज को देता भी है। अनुभवजन्य अधिगम के लिए परिवेश निर्मित करने से बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। उपरोक्त सभी आंसर होगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 से 6 वर्ष की बात हो रही है। शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ शिक्षण का माध्यम है? खेल, गतिविधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इनमें ये ए और बी दोनों, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में 2 ही चीज है जो क्या है? शिक्षण का माध्यम है, शिक्षण का आधार है, शिक्षण का बेस है। और वो पहला खेल और दूसरा है गतिविधि, एक्टिविटी। चलिए आगे है कि बच्चों के आपस में संवाद करने से, अंतःक्रिया करने से, बातचीत करने से, घुलने मिलने से, या फिर परिवेश के साथ सांस्कृतिक अनुभवों की विविधता तथा सार्थक संवाद से बच्चे पर निम्न में से क्या प्रभाव डालता है? बच्चों के सुदृढ़ ज्ञान के सृजन की नींव प्रदान करता है, बच्चे को औपचारिक विद्यालय के लिए तैयार करता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी बच्चों के आपस में संवाद, परिवेशीय सांस्कृतिक अनुभवों की विविधता तथा सार्थक संवाद का अगर मौका मिल जाए, अंतःक्रिया करने का अगर बच्चों को अवसर प्रदान किया जाए, तो बच्चों के सुदृढ़ ज्ञान के सृजन का नींव प्रदान करता है, बच्चे को औपचारिक विद्यालय के लिए तैयार करता है। क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व विद्यालयी शिक्षा, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, प्ले स्कूल तैयार करता है बच्चों को विद्यालय जाने के लिए और वहां जाकर के औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, है ना। तो इस तरह से बच्चों के आपस में अगर संवाद करने दीजिएगा, परिवेशी और सांस्कृतिक अगर अनुभव में विविधता और सार्थक संवाद का अगर मौका मिलता है, तो बच्चों को, है ना, सुदृढ़ ज्ञान के सृजन की नींव प्रदान करता है और बच्चे को औपचारिक विद्यालय के लिए तैयार करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज के इस क्लास में पूर्व विद्यालयी शिक्षा यानी कि
3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जो कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इन सब सारे पहलुओं को, सारे बिंदुओं को प्रश्न दर प्रश्न बढ़ते गए और हम लोग सीखते गए। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट हमें ऊर्जान्वित करने का काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।